हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो बेटे आप सभी। आज हम 11th का बेटे अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर बेटे आपका जो भी आपने 9th 10th में पढ़ा है, बेसिकली लाइक मैटर क्या है, एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से फॉलो होते हैं, मॉल कंसेप्ट बेटे आपने भी पढ़ा हुआ है। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थोड़ा बहुत अपना ऑब्वियसली 11th का है बेटे, तो एक्सप्लेन तो और ज़्यादा होगा ही एज कम्पेयर टू 9th और 10th। तो लेट अस स्टार्ट योर फर्स्ट टॉपिक जो है बेटे आपका इस चैप्टर के अंदर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले बेटे हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। भाई साइंस, हमें ये पता है बेटे कि साइंस की एक ब्रांच है। भाई साइंस की ब्रांच में जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी हमने पढ़ा है। तो इसी तरह बेटे जो मेन जो 3 ब्रांच में से एक हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री। तो वी कैन डिफाइन व्हाट इज केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री सिंपली क्या बेटे, it is the branch of science that deals with the study of composition, structure and properties of any substance, क्या हुआ बेटे, कोई भी आपने सब्सटेंस ले लिया, कोई भी बेटे आपने मॉलिक्यूल ले लिया, कोई भी आपने मैटर ले लिया, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले बेटे हम ये समझेंगे कि कंपोजिशन का मीनिंग क्या है। कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है बेटे कि जो आपने सब्सटेंस लिया है वो किससे जुड़कर बना हुआ है, यानी उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से उसके अंदर एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बेटे मीथेन, वेरी नॉन एग्जाम्पल बेटे, 9th 10th में आपने पढ़ा भी हुआ है कि मीथेन का जो फॉर्मूला है बेटे वो क्या है, CH4 है, ठीक है ना। अब ये CH4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटे। अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो कर रहा है बताइए, कि इसके अंदर एक एटम कार्बन का है बेटे। यदि हम देखें बेटा, देयर इज 1 एटम ऑफ कार्बन एंड बेटे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेटे इसकी केमिकल कंपोजिशन कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो कंपोजिशन का मीनिंग क्या है बेटे, कोई भी जो आपने सब्सटेंस लिया है वो किन एटम्स से जुड़कर बना है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है बेटे, एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं बेटे, आयनिक कंपाउंड्स के भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी आपके वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, या आप बोल सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के। जैसे कि CH4 का यदि मैं स्ट्रक्चर लिखूं बेटे, तो वो स्ट्रक्चर आपका इस तरह का है बेटे, दिस वन, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है बेटे, ठीक है। तो हमने 2 बातें पढ़ ली कि उसकी कंपोजिशन क्या है और दूसरा उसका स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज भी बच्चों आपकी 2 टाइप की हैं। एक कौन सी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी कौन सी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है बेटे बताओ। इसमें क्या आएगा, कलर कैसा है बेटे, उसमें से कोई स्मेल, पार्टिकुलर स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, किसके अंदर वो सॉल्युबल हो रहा है, फिजिकल स्टेट क्या है। तो स्टार्ट कहां से करते हैं हम यहां पर, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीनिंग क्या हुआ बेटे कि जो कंपाउंड आपने लिया है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये उसकी क्या कहलाती है बेटा, फिजिकल स्टेट कहलाती है। बट किस पर बेटे, एट रूम टेम्परेचर, कि रूम टेम्परेचर पर जो आपने सब्सटेंस लिया है बच्चों, उसकी नेचर कैसी है, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है,
दूसरी बात हमने कहा बेटे कि इसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है बेटे, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ बेटे, किस पार्टिकुलर लिक्विड के अंदर या पार्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल हो रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर बेटे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये भी क्या है बेटे आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है। तो सेकेंडली फिर आती है बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग हुआ बेटे, कि जो सब्सटेंस आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए हम बात यहां पर CH4 की कर रहे हैं। अब CH4 किन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है या किसके साथ नहीं कर सकता, वो क्या कहलाएगी बेटे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। जैसे कि हम बात करें CH4 प्लस क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में, ये H का मतलब क्या बेटे, लाइट, तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएगी। बोलो यहां तक कोई डाउट है? क्लियर? तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे ये क्लियर हो गया आपको। किसी भी सब्सटेंस की सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटे, कंपोजिशन, फिर उसका क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी में क्या क्या है बेटे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है और एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर केमिस्ट्री ब्रांच। ओके, तो बेटे आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटे, वो आपका है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और 9th में आई थिंक पढ़ा है शायद आपने, 9th में आया ना बेटे। ओके, चलिए तो टॉपिक है बेटे आपका मैटर। मैटर है क्या बेटे, एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। दो कंडीशन हम लगा रहे हैं बेटे, कोई भी सब्सटेंस हो बेटे जिसका मास है, ओके बेटा, एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या हो, उसका कोई वॉल्यूम भी है ऑब्वियसली, ठीक है ना, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटे, मैटर कहते हैं। अब मान लीजिए बेटे कोई भी आप सब्सटेंस, आपकी जैसे हम क्लासरूम में बैठते हैं, क्लासरूम में एंट्री करते ही बेटे हम क्या देखते हैं, बेंच है, तो उस बेंच ने क्या कर रखा है बेटे, एक पार्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसका कोई ना कोई मास भी है, और कैन बी फेल्ट। इसका मीन 5 सेंसेस कौन कौन सी बेटे आपकी, बोलो, आइज है, नोज है बेटे आपका, ईयर है, टंग है, टेस्ट आप चेक कर सकते हो, आपकी स्किन भी क्या है, आपकी 5 इंद्रियां जिनको बोलते हो उनमें आती 5 सेंसेस में। अब एक बात ध्यान रखना बेटे, अब मैं आपसे पूछूं, एयर, क्या एयर को आप मैटर कहोगे? बोलो, एयर देख तो नहीं रही आपको, पर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है बेटे। आपके पास एक खाली बैलून है बेटे, अब उस बैलून में जब आप एयर फिलअप करते हो तो बैलून क्या होता है बेटे, फूल जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बैलून की अंदर वाली जो वॉल है बेटे उसके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो वो स्थान घेर लेते हैं। तो एयर, ध्यान रखना, हम देख तो नहीं पा रहे बेटे, पर उसको हम फील कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, मेन पॉइंट क्या है बेटे, मास, और कि एयर का मास भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। आपने एम्प्टी बैलून लिया, उसका वेट देख लो कितना है, उसमें एयर फिलअप करो, फिर वेट देखो कितना है, ऑब्वियसली वेट इंक्रीज हुआ मिलेगा। तो जो डिफरेंस है बेटे वेट का, वो किसका वेट है, वो आपका एयर का वेट है ऑब्वियसली। बोलो क्लियर है ना? और उसने बेटे स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, तो एयर को आप देख तो नहीं पा रहे हो, पर उसमें क्या है, मास, यस, स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब
साउंड, हाँ जी बेटे, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये बताइए क्या है? क्या आप इनको मैटर बोल सकते हो बेटा? हाँ जी, क्या ये मैटर है? साउंड हुआ, हीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हाँ? अब साउंड को सुन तो सकते हो, है ना? पर भाई कैन बी फेल्ट बाई एनी ऑफ अवर 5 सेंसेस लिखा है। ये मत बोलना कि सर साउंड हम सुन सकते हैं, इसका मतलब ये मैटर भी। नो नो, क्या साउंड का कोई वेट है, कोई मास है? क्या उसने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया? नहीं। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? ये दो कंडीशन देखनी है। ये जरूरी नहीं है, पर ये दोनों जरूरी है। अब देखो बेटे, साउंड में ये कंडीशन लग गई ना, पर ये कंडीशन नहीं लगी। तो सबसे पहले क्या चेक करना आपको? बोलो, मास एंड स्पेस, ये जरूर देखना है आपको, फिर आप थर्ड देख सकते हैं। ऐसे ही बेटे हीट। अब हीट बेटे, जैसे कोई चीज गर्म आपको महसूस होती है, तो कैन बी फेल्ट बाई एनी ऑफ 5 सेंसेस। आपने स्किन ने आपको बता दिया कि ये गर्म है, पर वो मैटर नहीं है, उसने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया, उसका कोई मास भी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो मैटर, एसेंशियल कंडीशन क्या लगा दी बेटे हमने? एसेंशियल कंडीशन लगाई, क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, और दूसरी बात स्पेस ऑक्यूपाई करे। बढ़े आगे, ठीक है? चलिए अब क्लासिफिकेशन पर हम आगे बढ़ते हैं बेटे। तो मैटर, पहला बेटे इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है बेटे इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आएंगे बेटे? आपके 3 आते हैं, एंड दैट इज योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटे आपके 2 हैं। एक आता है बेटे प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है बच्चों मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस में बेटे आपके फर्दर 2 टाइप के हैं। कौन है बेटा? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट फर्दर बेटे आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। कंपाउंड बेटे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? मिक्सचर बेटे आपके होमोजेनियस एंड बेटा हेट्रोजेनियस। ये बेटे अपना चार्ट है। अब आज हमने इसके बारे में सारा पढ़ना है। चलिए, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ बेटे? फिजिकल क्लासिफिकेशन सीधा मीनिंग ये हुआ बच्चों कि फिजिकल स्टेट क्या है। हमने मैटर को उसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। तो दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो लेट डिस्कस फर्स्टली फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज ये बेटे कोशिश करेंगे ये पूरा टॉपिक हो जाए आपका, ठीक है? चलो, तो जैसा कि हमने बताया बेटे फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके 3 हमने डिस्कस किए हैं, और 9th में डिटेल से आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हो। अब 11th में बेटे आपका 5th चैप्टर आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें आप पूरा चैप्टर ही डिटेल से है बेटे। गैस स्टेट के बारे में पढ़ोगे एंड बेटे आप लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ोगे। 12th में जब जाओगे, 12th में फर्स्ट चैप्टर ही आपका बेटा सॉलिड स्टेट का है।
तो अब तो बेटे इन स्टेट पर पूरे चैप्टर्स हैं। 9th-10th में तो थोड़ा बहुत आपने ये पढ़ा था कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो फिलहाल भी आज के इस लेक्चर में वही हम डिस्कस करेंगे, बट डिटेल में हम फिर यूनिट वाइज हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे। तो पहला क्या है बेटे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किन सब्सटेंस को बेटे सॉलिड बोला जाए या बेटे किन सब्सटेंस को लिक्विड बोला जाए? सबसे पहले ये डिपेंड करता है बेटे उनकी डिस्टेंस के ऊपर कि पार्टिकल डिस्टेंस कितनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा बेटे कि फिजिकल स्टेट जो हमने क्लासिफाई की हुई है, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो किस बात के ऊपर बेस है? उनकी फिजिकल स्टेट के ऊपर बेस। अब फिजिकल स्टेट भी किस बात के ऊपर बेस है? पहली बात हम बात करेंगे बेटे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या मीनिंग हुआ बेटे? या इंटरमॉलिक्यूलर ना बोल के हम इसको बोलते हैं इंटरपार्टिकल बोल देते हैं बेटे। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि बेटे सारे मॉलिक्यूल ही हो, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, मोर करेक्ट वर्ड आपका यही है बेटे, इंटरपार्टिकल, कि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसके बेस पर ही हमने उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस के में क्लासिफाई कर दिया है। तो सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में है बेटे? दो सॉलिड जो पार्टी, सॉलिड किसको बोल दिया हमने? वो फिजिकल स्टेट मैटर की जहां पर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है। यानी बेटे जैसे जैसे आप सॉलिड से, लिक्विड से और गैस की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, जैसे यहां बेटे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर होती है, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब दूसरे में यदि आप देखें बेटे, लिक्विड में देखें 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻9 होती है। तो यहां डिस्टेंस थोड़ी सी और बढ़ गई, यहां बेटे और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले ये किस बात के ऊपर डिपेंड हुआ बेटे? पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, किसकी कम। जिसमें सबसे कम है उसको बोल दिया सॉलिड, थोड़ी डिस्टेंस बढ़ी लिक्विड और बढ़ गई गैस बोल दिया। क्लियर हुआ है? ठीक है। अब बेटे यदि मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? तो ऑब्वियसली बेटे यदि पार्टिकल्स आपके नजदीक हैं तो अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किसमें होगी बेटे? सॉलिड में। उसके बाद लिक्विड में। सबसे कम किसमें होगी? गैस में होगी। तो ये यहां पर क्या लिख दिया बेटे हमने? डिक्रीज। अब इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर हमने बेटे फिर जो आपने पढ़ा हुआ है डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, जैसे उस बेस पर आप क्लासिफाई करते हो इसको। अब यदि मैं बात करूं बेटे शेप की, शेप की बजाय पहले हम मास करते हैं। देखो बेटे मास का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैटर हमने बोला ही उसको है जिसका डेफिनेट मास होता है। तो मास तो हर एक का क्या होगा बेटे? डेफिनेट होगा। डेफिनेट मास है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम की। ठीक है बेटे, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, पर बेटे गैस का वॉल्यूम बेटा इनडेफिनेट होता है। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटे। अब आप कहोगे सर आपने मैटर ले लिया, मैटर का जब मास है भाई, यदि किसी मैटर का मास है तो उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब देखो बेटे, यदि मान लो ये बेटे मैंने कोई बीकर ले लिया बेटा, या कोई भी बर्तन है, लेट इसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक,
मैंने इसमें बेटे 500 ml पानी ऐड किया, ध्यान देना, पानी डाला मैंने 500 ml। अब वो कहां तक आएगा, यहीं तक आएगा ना बेटे, इसके हाफ तक, तो यहीं तक आपका वॉल्यूम फिलअप होगा। 1 लीटर यदि आपने वाटर लिया तो ही पूरा फिलअप होगा ना, मेरी बात समझे। तो बेटे लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। अब यदि बेटा ये कोई छोटा बर्तन ले लिया आपने, ये कोई बड़ा ले लिया बेटे, इसमें जितनी गैस है वो गैस सारी इसमें भी आ सकती है बेटे, क्लियर होगा। फर्क क्या होगा, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल थोड़े नजदीक नजदीक होंगे, यहां पर क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। अब वॉल्यूम क्या बोलना पड़ेगा बेटे आपको, भाई जहां तक गैस फैल गई वहीं तक क्या बोलना पड़ेगा आपको, उसका वॉल्यूम बोलना पड़ेगा। अब गैसियस पार्टिकल की खास बात क्या है बेटे, वो इंडिविजुअली घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं, अकेले भी घूम सकते हैं। ये बड़ी खास बात है गैसियस मॉलिक्यूल में। लिक्विड में ये बहुत कम है और सॉलिड में तो ऐसा है ही नहीं बेटे। यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी समझते ना बेटे, या सिंपली मूवमेंट की बात करूं बिल्कुल आसान शब्दों में, सॉलिड पार्टिकल में कोई भी मूवमेंट नहीं है, वाइब्रेटरी को छोड़ के। वहां बस हिल सकते हैं बेटे, हिलना और मूव करना, भागना अलग बात होगी बेटे। वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर खड़े खड़े, ठीक है। अब 12th में फिर आप पढ़ोगे भी, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव भी कर सकते हैं, वो बेटे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हम। नॉर्मल बात कर रहे हैं कि भाई आपके सॉलिड पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहे, लिक्विड पार्टिकल मूव कर सकते हैं ऑब्वियसली बेटे, गैस पार्टिकल भी मूव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीली मोशन किस में है, गैस में है बेटे, उससे कम लिक्विड में। और सॉलिड तो मूव कर ही नहीं पा रहा, हमने मना कर दिया। इसलिए कलेक्टिवली आप लिक्विड को और गैस को क्या बोल सकते हो, फ्लूइड्स बोल सकते हो बेटे, एफ। कलेक्टिवली आप इनको बोल सकते हो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ, ओके। तो ये ध्यान देना बेटे, वॉल्यूम आपका इंडेफिनिट है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं बेटे किसकी, शेप की, शेप क्या होगी बेटे, सॉलिड की डेफिनेट होगी। लिक्विड की क्या शेप डेफिनेट है, नो, शेप डेफिनेट नहीं है, यहां भी शेप डेफिनेट नहीं है। लिक्विड को बेटे जिस बर्तन में आप डालोगे उसी की वो शेप ले लेता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही गैस के साथ है, पर सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है बेटे। तो सॉलिड, अब आप ये मत बोलना कि सर आपने NaCl लिया, किसी बर्तन में डालो उसी की शेप आ जाएगी। वो पार्टिकल अलग अलग है बेटे, वो पूरा पार्टिकल, जैसे मान लो बेटे कोई आपने चौक ले लिया, या इसी पेन की हम बात करें, आप इसको कहीं रख दो, किसी बर्तन में डाल दो, इसकी शेप यही रहेगी ना, कहीं चेंज हो जाएगी, नो। तो बेटा सॉलिड की जो शेप जो होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, पर लिक्विड की और गैस की जो शेप है वो इनडेफिनेट होती है। क्लियर है बच्चों, चलिए। तो मेन पॉइंट्स आपने ये पढ़े थे बेटे। और क्या था बेटे, तो एनर्जी की जैसे मैंने बात की कि काइनेटिक एनर्जी एज वी मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस क्या होती जाएगी बेटे, ये इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल है बेटे, अनकंप्रेसिबल है। तो सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी समझते हो ना बच्चों, तो सॉलिड जो होते हैं बेटे दे आर ऑलमोस्ट अनकंप्रेसिबल। लिक्विड भी बेटा कंप्रेस नहीं होते। भैया आपने पानी डाल दिया एक बर्तन में, क्या उसको कंप्रेस करके नजदीक कर सकते हो, उसका वॉल्यूम घटा सकते हो, नहीं। हम वॉल्यूम किसका कम कर सकते हैं, गैस का वॉल्यूम कम कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब समझो, यहां मैंने एक पिस्टल लगा रखा है बेटे, ठीक है, ये गैस है बेटे आपकी। लेट इस कंटेनर का वॉल्यूम है 2 लीटर, 2 लीटर है बेटे। क्या कहोगे,
कि गैस का वॉल्यूम भी 2 लीटर ही है, यही कहोगे ना। अब मैंने क्या कर दिया, कंटेनर वही है, अब इसको बेटे मैंने प्रेस करके पिस्टन को प्रेस कर दिया और नीचे ले आया। यहां गैस मॉलिक्यूल क्या थे, दूर दूर थे, यहां थोड़े से क्या आगे, नजदीक आ गए। क्या इसका वॉल्यूम आप 2 लीटर ही बोलोगे? नो, हो सकता है अब लेट बेटा 1 लीटर है। तो हम गैस के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, पर सॉलिड के वॉल्यूम को और लिक्विड के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। अब आप इस पेन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, क्या इसको प्रेस करके इसका वॉल्यूम कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपने लिक्विड डाल लिया 2 लीटर, क्या उसका कंप्रेस करोगे? नहीं कर सकते। तो बेटे हम गैस के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आ गए, गैस का वॉल्यूम कम हो गया। आपने प्रेशर कम कर दिया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, आपका वॉल्यूम बढ़ गया। तो बेटे ये इस बात को क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया आपको? ओके। फिर डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी किसके बराबर होता है बेटे? मास अपॉन वॉल्यूम। यदि गिवन अमाउंट हम ले लें बेटा, लेट बेटे 3 सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस, क्वांटिटी सेम है, मास तीनों का सेम है। सॉलिड का भी मास 1 kg ले लिया, लिक्विड का मास 1 kg ले लिया, गैस का मास 1 kg ले लिया, ध्यान रखना आप। तो सॉलिड लिक्विड गैस मास हर एक का कितना है? 1 kg। क्लियर है? ओके। तो बेटा मुझे ये बताओ, वॉल्यूम सबसे कम किसका है? सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? वॉल्यूम कम किसका होगा? जिसके मॉलिक्यूल्स नजदीक होंगे। नजदीक किसके हैं? सॉलिड के। तो इसका सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम, तो ये आंसर सबसे ज्यादा है। मेरी बात समझे ना कि क्या है बेटे? मास अपॉन, ये तीनों का हमने क्या ले लिया? इक्वल। बात किसकी चलेगी? वॉल्यूम की। वॉल्यूम सबसे कम किसका बेटे? सॉलिड का, क्योंकि पार्टिकल्स नजदीक हैं। तो यदि ये वैल्यू कम हुई तो बेटा सबसे ज्यादा आंसर किस में आएगा? सॉलिड के अंदर आएगा। यानी सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी उनको ज्यादा स्थान नहीं चाहिए घेरने के लिए। ऑब्वियसली उतनी ही 1 kg आप लिक्विड ले लेते हो, उसको स्पेस ज्यादा चाहिए। क्लियर हुआ? तो डेंसिटी किसकी ज्यादा बेटे? सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। कर पाएंगे? पक्का? चले आगे। तो ये थी बेटे आपकी इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखो बेटे, वैसे तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेपोरेशन, बॉइलिंग, ये सारा का सारा डिटेल में आप 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पढ़ेंगे। यहां हम ज्यादा डिटेल नहीं ले रहे, ठीक है। बस एक बात मैं करूंगा, गैस में और वेपर में क्या फर्क है, बस ये अभी कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। सेम थिंग क्या है बेटे दोनों कि दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है। क्या बेटे? कौन सी? गैसियस। दोनों की फिजिकल स्टेट गैसियस है, यानी दोनों गैसियस कंडीशन में मिलते हैं। डिफरेंस क्या है बेटे? बेटा गैस किसको बोलते हो? जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में है? ऑलरेडी किस स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो, उसको क्या बोलते हैं? बोलो। गैस बोलोगे। क्लियर है? आप वेपर्स किसको बोलोगे बेटे? शाबाश। रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं होती। जैसे बेटे मैं एग्जांपल लूं, ऑक्सीजन। बेटे कभी भी हम ऑक्सीजन वेपर्स नहीं बोलते, कभी भी।
हमेशा क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन गैस बोलते हैं। अब जो ये रूम टेम्परेचर है किस कंडीशन में मिल रहा है आपको? गैसेस फॉर्म में। तो जो भी मैटर आपको रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में मिलता है बेटे उसका नाम है गैस। क्लियर? अब रूम टेम्परेचर पर फिलहाल जो वाटर आपके पास है वो किस फॉर्म में बेटे? लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर हुआ? आप इसको गर्म करके स्टीम में लेकर जा सकते हैं ना। ये भी तो वाटर के बेटे यूं लगा लीजिए 3 फॉर्म में है ना बेटे, आइस है, लिक्विड वाटर है और स्टीम है। अब स्टीम को आप क्या बोल सकते हो? वाटर वेपर्स बोल सकते हो। है तो वो गैसियस फॉर्म पर रूम टेम्परेचर पर नहीं थी। रूम टेम्परेचर पर तो था ही किस में? लिक्विड में। अब जैसे आयोडीन है बेटे, आयोडीन वेपर्स बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं वेपर्स क्या है बेटे? वेपर्स रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में नहीं होते। वो लिक्विड या सॉलिड को जब आप हीट करते हो तब मिलते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान देना है गैस में और वेपर में ये फर्क है। सिमिलरिटी क्या है? दोनों गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। डिफरेंस क्या है बेटे? जो रूम टेम्परेचर पर आपको गैसियस स्टेट में मिले बेटे दैट इज गैस, ओके। और जो लिक्विड को या सॉलिड को हीट करके गैसियस स्टेट में जाता है बेटे उसको क्या बोलते हो? वेपर्स बोलते हो। क्लियर हुआ? बढ़े आगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो नेक्स्ट आते हैं बेटे हम केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बेटे हमने कहा सबसे पहले प्योर सब्सटेंस, फिर बात की बेटे आपने किसकी? मिक्सचर की। तो ये था बेटे आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। प्योर सब्सटेंस का मीनिंग क्या है बेटे? सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स में बेटे, सिंगल काइंड मतलब एग्जांपल मैंने लिया वाटर, तो वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी ही हो, उसके अंदर और कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी इंप्योरिटीज नहीं हो। बात समझ में आ गई बेटे? ये नहीं है कि आपने वाटर के अंदर NaCl मिला दिया तो ये प्योर नहीं रहेगा। एक ही टाइप का क्या हो, एटम हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, सब्सटेंस, सिंगल टाइप, ठीक है। मैंने ले लिया आयरन, तो आयरन का क्या है फॉर्मूला? Fe। तो सिर्फ और सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स हो वहां पर और कोई भी ना हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्योर सब्सटेंस। क्लियर बेटे? मिक्सचर किसको बोलोगे? मिक्स। भाई मिक्सचर में क्या है? ऑलरेडी क्या वर्ड है? मिक्स। मिक्स का मतलब क्या है? कोई भी दो चीजें उठा और मिला दो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिक्सचर, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली योर व्हाट? प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस बेटे कौन कौन बताए बेटे? एलिमेंट बताया था हमने और कंपाउंड, ये क्लासिफिकेशन था बेटे। अब आ जाओ बेटे एलिमेंट क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटे बड़े कंफ्यूजन होता है उनको एलिमेंट की डेफिनेशन पर एटम की डेफिनेशन पर, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पर, तो बड़ा ध्यान से करेंगे, आज इसको हम क्लियर करेंगे बेटे। एलिमेंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। किसी भी सब्सटेंस की सबसे सिंपल फॉर्म जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकती हो बेटे, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। क्लियर?
अब या हम ये भी बोल सकते हैं बेटे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, फ्रीली जो हो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट कर सकता हो। अब इसको ध्यान से समझना बेटे, यही हम कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में बेटे अपने नियर अबाउट 118 आपके पास एलिमेंट्स हैं। पीरियोडिक टेबल देखिए ना, देखो सिंबल अलग है। अब एलिमेंट भी दो फॉर्म में मिलता है बेटे, एक है एटम और दूसरा है बेटे मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम जो सिंगल बिल्कुल अकेला एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, एटम बोलते हैं। तो जो अकेला एग्जिस्ट करता है बिल्कुल, उसके साथ कोई भी दूसरा ना जुड़ा हुआ हो बेटे, ध्यान से समझो, जो बिल्कुल अकेला है, अलोन, बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एटम बोलते हैं। एग्जांपल बेटे, सोडियम, आयरन, ये पोटाशियम ले लो, यानी फर्स्ट ग्रुप इतने एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, वो अकेले एग्जिस्ट करते हैं बेटे, दूसरे एटम की उनको जरूरत नहीं है जुड़ने के लिए। तो एटम समझ में आया बेटे क्या हुआ? एटम में बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो बेटे बिल्कुल अकेला हो, अकेला जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका क्या है, एटम है। बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया। मॉलिक्यूल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता बेटे। अब जैसे मैं आपको कहूं एलिमेंट बेटे, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी है बेटे, नाइट्रोजन भी है। ठीक है, यदि इनके हमें कुछ मॉलिक्यूल फॉर्म लिख रहा हूं बेटे, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन है बेटा, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। तो ये कुछ मैंने बेटे एलिमेंट्स के नाम लिखे। दे आर एलिमेंट बट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब मॉलिक्यूलर क्या मतलब बेटे, मिनिमम दो जुड़ने चाहिए। बात समझे? जैसे हाइड्रोजन बेटे, हाइड्रोजन का सिंबल तो क्या है, H, और फॉर्मूला क्या है बेटे, H2। मेरी बात समझ में आई आपको? हाइड्रोजन एज H एग्जिस्ट नहीं करता, उसको दो एटम्स की, दो एटम जब जुड़ जाएंगे तब एग्जिस्ट करता है बेटे। यानी क्या समझे, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वो किस में एग्जिस्ट करता है बेटे, बोलो, क्या बोला हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही नाइट्रोजन सिंबल N, फॉर्मूला N2, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन बेटे F एंड F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2, सल्फर बेटे S8, फास्फोरस P4। बोलो समझ में आया? जरूरी नहीं है कि दो ही जुड़े। देखो यहां पर फास्फोरस में 4 एटम जुड़ गए बेटे, सल्फर में 8 एटम जुड़ गए। तो ये किस फॉर्म में है बेटे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये आपकी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और यहां जो लिख रहे हैं हम, ये मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो एलिमेंट जो है सॉरी बेटे, वो आपको दो स्टेट में मिलता है। कौन कौन सी स्टेट, एक एटॉमिक स्टेट और एक मॉलिक्यूलर स्टेट। एटॉमिक स्टेट कौन सी भी बेटे, जो अकेला एग्जिस्ट करे, बिल्कुल अलोन, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको दूसरे एटम के साथ जुड़ना पड़ता है, जैसे ये लिखा है। बात समझ में आई बेटे? ये एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटे, H2 में से कौन सा एलिमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। एलिमेंट ये है बेटा, ये नहीं है, बिकॉज
हाइड्रोजन एज H एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एलिमेंट क्यों बोलोगे आप उसको? बात समझ में आई मेरी? बढ़ू मैं आगे, ठीक है। अब एलिमेंट बेटे फर्दर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बोलो? मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स पढ़ा हुआ आपने सारा। मेटल है, नॉन मेटल्स हैं बेटे, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे बेटे, ठीक है ना। अभी सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करना है बेटे आज के लेक्चर में। तो मेटल क्या है बेटे, क्या पढ़ा हुआ है? जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, समझते ना आउटर मोस्ट सेल, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे? 1, 2 और 3। या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या 2 हो, या 3 हो। इधर बेटे नॉन मेटल में जनरली 4 भी आता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। क्लियर है? तो इनकी टेंडेंसी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन देने की, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की। क्लियर हुआ बेटे? तो ये क्या करेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए बेटा? M लिख दिया मैंने, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से समझ लो। लेट बेटे मैंने लिखा सोडियम। बच्चों सोडियम एक मेटल है, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ लो एक बार, वैसे डिटेल में करेंगे, ये भी बॉन्डिंग के अंदर आएगा बेटे डिटेल में, ठीक है ना। 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, इसलिए टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। इसका मतलब एटम हमेशा बेटे न्यूट्रल होता है नेचर में। क्या होता है बच्चों? बोलो, न्यूट्रल होता है, ठीक है। Na पॉजिटिव, प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। कितना ज्यादा? 1। इसलिए क्या लिख दिया? Na पॉजिटिव। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही यदि नॉन मेटल को आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे, देखो ये न्यूट्रल था, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, आपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिया तो चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। बात समझे? यानी मेटल जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज पॉजिटिव, लेता है तो चार्ज नेगेटिव। सीधी सी बात है बेटे, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी पढ़ी हुई बेटे आपने बताओ? ये तो 19th में करवा रहा हूं बेटे, आज कोई 11th में तो एंट्री की नहीं हमने। दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर सोनोरस। भाई वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। सोनोरस मतलब उनको पीटते हो तो आवाज आती है। तो ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ऐसे नॉन मेटल में नहीं मिलती बेटे, है ना। दे आर लश्चर, चमकीले होते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट होती है बेटे, यहां ये नहीं होगा नॉन मेटल में। मेन पॉइंट क्या है बेटे? कंडक्शन का। बस एक मेन पॉइंट में ये लूंगा अब यहां पर। मेटल जो है बेटे, दे कैन कंडक्ट व्हाट बेटे? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ? नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है बेटे। क्लियर? अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए 2 बातों की जरूरत है, पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट हो सकती है बेटे? या तो मेरे पास क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या बेटे मेरे पास क्या हो? फ्री आयन। ये 2 ही कंडीशंस हैं बेटे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। पर बेटा आपका एक्सेप्शन है बेटे यहां पर, कौन? ग्रेफाइट। पढ़ा है शायद आपने, है तो नॉन मेटल पर बेटे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से क्यों कैसे,
अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो। अब यूं बताओ, जब आप एलिमेंट बोल रहे हो तो आयन तो आप बोल ही नहीं सकते। आयन एलिमेंट नहीं होता। Na पॉजिटिव इज नॉट एलिमेंट, नो, वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कौन है? Na। बोलो। तो आयन को हटा दो मैं फिलहाल के लिए। तो कंडक्शन के लिए क्या चाहिए मुझे? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो किसके पास है? मेटल के पास। तो इसलिए मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, नॉन मेटल में नहीं होगी। बोलो, क्लियर? बढ़े आगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटे, पढ़ लेना। मैं फिर आता है मेटलॉइड्स, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटे कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या हुआ बेटे? कंपाउंड बेटे केमिकल रिएक्शन से ही बनाया जाएगा। नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बना भी सकते हैं। क्लियर? एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करता है बेटे, ठीक है। देखो, जैसे मैंने लिखा वाटर। अब नेचर में वाटर एग्जिस्ट करता है एज ए H2O, ठीक है। अब देखना फर्क क्या है, वही समझाऊंगा बेटे। क्या आप वाटर को केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं? से यस वी कैन, बना सकते हैं। कि वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। यूं नहीं बेटा हाइड्रोजन लिया, एक बिकर में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है और मिक्स कर दिया, बने। नो नो नो, केमिकल रिएक्शन, प्रेशर क्या है, हाई टेम्परेचर चाहिए, तब हम बना सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? और फिक्स प्रोपोर्शन में बेटे ऐसा भी नहीं है। अब आप यदि ध्यान से देखें, वाटर के अंदर 2 एटम किसके हैं बेटे? हाइड्रोजन के, प्लस 1 एटम किसका बेटे? ऑक्सीजन का। तो ये भी आपका क्या होगा? बिल्कुल फिक्स होगा, ये चेंज नहीं हो सकता। मास 2 एटम हाइड्रोजन 2 ग्राम, 1 एटम ऑक्सीजन 16 ग्राम, टोटल बेटे 18 ग्राम। ये भी आपका चेंज नहीं हो सकता। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी। तो अब सिर्फ आपका बेटे मिक्सर ही बच गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटे कि कंपाउंड हम किसको बोल रहे हैं? ये वो मैटर है, ये वो सब्सटेंस है जो डिफरेंट एटम्स के जुड़ने से बनेगा एंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये बात समझ में आई? जैसे वाटर को आपने बनाया है तो हाइड्रोजन इतनी, ये इतना, तभी बनेगा बेटे। प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा। क्या प्रोपोर्शन? 1:8। बात समझ में आ गई बेटे आपको? तो वाटर के अंदर जो रेशियो है मास की, किसकी? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, 1:8 रहेगी। यदि आप इसको 4 ग्राम ले लेते हो वाटर, किसको? ऑक्सीजन को, तो ये कितना लेना पड़ेगा? 32। रेशियो यही रहे 1:8। बेटे मास चेंज हो सकता है। ये यहां पर हमने क्या ले रखा था? मॉलिक्यूलर मास ले रखा था बेटे। बात समझ में आई? अब यूं बताओ, मैंने मान लीजिए आपको बोल दिया उसने, भाई हमने ले ली हाइड्रोजन 100 ग्राम, ये पकड़ो हाइड्रोजन 100 ग्राम, उसके रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी आपको? भाई ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी? बोलो, इतनी ग्राम। बात समझ में आई बेटे? ताकि रेशियो 1:8 ही रहे। नहीं समझ में आया आपको? 1:8 रेशियो यही रहेगी। यदि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान से सुनो, ठीक है भाई। 100 ग्राम हाइड्रोजन ले ली मैंने आपको, 900 ग्राम ऑक्सीजन दे दी, पानी कितना बनेगा?
ये मत बोलना कि सर 1000 ग्राम बन जाएगा, नहीं, नहीं बन सकता। क्यों बेटा? यदि 100 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन तो 800 ही लगेगी। नहीं समझ में आया? तो वाटर आपका कितना बना? 900 ग्राम। 100 ग्राम जो ऑक्सीजन बच गई उसकी रिएक्शन नहीं होगी। यही है आपका कंपाउंड। कंपाउंड में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्लियर हुआ है मैं क्या कह रहा हूं? ये रेशियो बाई मास इतनी ही चाहिए मुझे, 1:8। ये चाहे कितना ले लो बाकी। यदि ये आपको सारी खत्म करनी है, मान लो हाइड्रोजन सारी खत्म करनी है 100 ग्राम, तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितनी चाहिए मुझे? 800 ग्राम ही चाहिए कि कौन? ऑक्सीजन। फालतू की जरूरत नहीं है बेटे। क्लियर हुआ? तो उस सब्सटेंस को हम क्या नाम दे दिया? बोलो, कंपाउंड नाम दे दिया। बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो बेटे, कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में भी फर्क होता है। कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? मॉलिक्यूल जो है बेटे वो आपकी वास्ट टर्म है, बड़ी टर्म है। मॉलिक्यूल किसी को भी बोल सकते हो, पर मिनिमम 2 एटम जुड़े हुए होने चाहिए। O2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, C6H12O6 मॉलिक्यूल, KCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपसे कोई ये पूछ ले कि इसमें मॉलिक्यूल कौन है, क्या कहोगे? सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल। अब आपसे कोई ये पूछे कंपाउंड कौन कौन है, तो बेटा ये वाले कंपाउंड नहीं। समझे? कंपाउंड मैंने क्या बताया था आपको? मिनिमम 2 एटम होने चाहिए, और ये दोनों एटम क्या होने चाहिए? बोलो बेटे, डिफरेंट होने चाहिए। KCl ये अलग एटम, ये अलग एटम, तो अब आप इसको कंपाउंड कहोगे। F2 इज नॉट कंपाउंड। एटम तो 2 हैं, F एंड F, पर दोनों सेम है। नहीं क्लियर हुआ? जहां पर सेम एटम जुड़ जाएंगे उनको कंपाउंड नहीं बोल सकते, उनको मॉलिक्यूल बोल दो। और मॉलिक्यूल ये सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल। और ये क्या है? ओनली मॉलिक्यूल। ओके, अच्छा। और ये क्या है? कंपाउंड। ठीक है ना? ये क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। क्या ये कंपाउंड है? नो। और सारे क्या हैं? मॉलिक्यूल। तो क्या फर्क हुआ? क्लियर हो गए? मॉलिक्यूल आपकी वास्ट टर्म है, किसी को भी बोलो, आपकी मर्जी बेटे, पर मिनिमम 2 एटम होने चाहिए। यदि वो दोनों डिफरेंट हो गए तो कंपाउंड। ठीक है, पर ध्यान क्या रखना है? दोनों यदि सेम हैं तो आप उनको कंपाउंड नहीं बोल सकते। क्लियर हुआ? चले आगे। लास्ट आ गया बेटा, अब मिक्सचर कर लो इसको। अब मिक्सचर क्या है बेटे? अभी आपने कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड बनाते वक्त एग्जैक्ट प्रोपोर्शन चाहिए थी मास की, यहां जरूरत नहीं। ठीक है बेटे, मिक्सचर में तो आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो उठा के मिला दो। मिक्सचर है, आपकी मर्जी, कितनी प्रोपोर्शन ले लो, कितना मास ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेटा सिंपल क्या बेटे? सिंपली मिक्सिंग ऑफ मिनिमम एनी मिनिमम एनी 2 सब्सटेंस। 3, 4, 5, 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें ना। तो टाइप की हमें कोई प्रॉब्लम, कौन बेटा कहने मतलब क्या है? कुछ भी उठाओ और मिला दो। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2 एटम ले लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो, 1 एटम ले लो, 1 मॉलिक्यूल, जो मन माए वो मिला दो। दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब 2 टाइप का, कौन कौन? होमोजीनियस। और दूसरा कौन? हेट्रोजीनियस।
होमो मतलब सेम, मतलब फेज। मिलाने के बाद यदि फेज सेम रहता है बेटे तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस। सिंपल बिल्कुल ले लेख, NaCl इन वाटर, आपने पानी लिया एक गिलास, उसमें नमक डाल दिया बेटे। देखो नमक पहले किस फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है। वाटर किस फॉर्म में बेटे, लिक्विड में। वाटर ज्यादा है, NaCl कम है। आप वाटर इन NaCl भी लिख सकते हो, ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे सॉल्यूशन के उस, यहां अभी डिटेल नहीं करेंगे। मैंने लिखा है NaCl इन वाटर, यानी वाटर आपका फिलहाल मैं बोल देता हूं क्या है बेटे, एक्सेस में। और जो एक्सेस में होता है उसको क्या बोलते हो, फिलहाल के लिए सॉल्वेंट याद कर लो, और जो कम होता है उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्यूट बोल देते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो मुझे ये बताओ, जब आपने मान लो 1 स्पून या 10 ग्राम NaCl लिया बेटे और 1 लीटर पानी में डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करने से पहले अलग अलग फेज है, डिजोल्व करने के बाद सबका एक फेज रहेगा। क्या आप नमक के मॉलिक्यूल्स को, NaCl के मॉलिक्यूल्स को नेक्ड आई से देख सकते हो? नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे बेटे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। जो आपको देखने में क्या लगे, बिल्कुल एक फेज, सिंगल फेज में लगे, आप उनको डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि ये सब्सटेंस वो है या ये वो है, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस बेटे, हेट्रोजेनियस में क्या है, मान लो बेटे आपने वाटर लिया और इसके अंदर मिट्टी मिला दी, सेंट है तो मिक्सर ये भी, बोलो। पानी लिया, पानी मिट्टी डाल दी, डिजोल्व करो, करते रहो करते रहो, 7 जन्म ले लो, करते रहो, नहीं डिजोल्व होगा बेटे। जैसे डिजोल्व करना बंद करोगे आराम से मिट्टी बैठ जाएगी नीचे। अब देखो बेटे, अब उस पानी को अपने नेक्ड आई से देखो, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा ये मिट्टी है ये पानी है। क्या वो सेम फेज है? आपको दोनों चीजें नजर आ रही है ना, मिट्टी भी नजर आई और पानी भी, उसको क्या बोलोगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलोगे। क्या फर्क हुआ, क्लियर है? एयर होमोजेनियस मिक्सचर है, पर जब इसके अंदर स्मोक आ जाता है बेटे, समझ, डस्ट पार्टिकल आ जाए उसको, तब वो क्या बन जाएगा, हेट्रोजेनियस बन जाता है बेटे। ध्यान रखना। तो खाली एयर पूछते तो क्या लिखोगे, होमोजेनियस लिखोगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप की आपकी गैसेस होती हैं। तो ये आपके बेटे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस है। बढ़े आगे, तो लास्ट अब एक काम कर लीजिए, होमोजेनियस सॉरी कंपाउंड में और मिक्सर में क्या फर्क है, बस ये कर लेते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। व्हाट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। बेटे अभी मैंने बताया कंपाउंड एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही जुड़ता है बाय मास। बोलो क्लियर है? यहां ऐसी कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं है। क्लियर? मिक्सर में आपकी मर्जी कितना है कुछ भी ले लो, पर यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। यहां पर बेटे जो कंपाउंड बनता है वो केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही बनता है, और यहां केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है। आप कंपाउंड को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, और यहां इजीली हम सेपरेट कर सकते, पर किसको, हेट्रोजेनियस को। बेटे नमक आपने पानी डिजोल्व कर दिया, कर सकते हैं उसको भी सेपरेट, पर थोड़ा सा मुश्किल है। पर नमक पानी में आपने मिट्टी मिला दी, इजीली सेपरेट कर पाएंगे, यानी सेपरेट कर सकते हैं। होमोजेनियस में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है सेपरेट करने में, हेट्रोजेनियस को इजीली कर पाते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहां पर बेटे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना, ऐसा होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ, यहां कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और बताओ प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं, अब ये ध्यान से देखना, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है
वो रेस्पेक्ट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से डिफरेंट होंगी। ये समझ में आई बात? बोलो। अब आपने वाटर बनाया, बेटा मुझे ये बताओ वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन से। क्या वाटर की प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती हैं? नहीं भाई। अब एक बीकर में हाइड्रोजन ले जाओ, एक बीकर में ऑक्सीजन ले जाओ, एक बीकर में H2O ले लो। जो फंक्शन आपका बॉडी में H2O कर सकता है बेटे, क्या वो ऑक्सीजन कर पाएगी? है भाई मान लो चलो ठीक है यार ऑक्सीजन की जरूरत है हमें, कोई बात नहीं पानी तो है, ये मान के हम काम चला लेंगे क्या? नहीं ना। तो प्रॉपर्टी क्या है इन तीनों की अलग अलग। अब जैसे बेटे एक माचिस की तीली लो, ठीक है, वाटर के अंदर डालो, बुझ गई, इसके अंदर डालो, हेल्प मिलेगी और कंबशन में। इसके अंदर प्लीज भूल कर भी मत डालना, हाइड्रोजन गैस हाईली कंबस्टेबल। बात समझे ना? तो प्रॉपर्टी क्या होगी बेटे? अलग अलग। तो कंपाउंड जिनसे जुड़कर बना है बेटे, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। मिक्सर में ऐसा नहीं होता। अब एक बात बताओ, हमने मिक्सर में क्या पानी लिया था, उसमें नमक डाला था बेटे, इतना ही किया था ना बस। अब बताओ क्या प्रॉपर्टी इतनी अलग हो जाएंगी उसकी? भाई नमक मिलाने के बाद क्या पानी की प्रॉपर्टी चेंज होगी? नहीं। क्यों नहीं चेंज हुई? इसका मतलब बता क्यों, वाई? क्योंकि उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो गई। यदि बेटे केमिकल रिएक्शन हो गई तो नया कंपाउंड बनता है, नया सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो नई चीज नहीं बनती। आपने पानी में नमक डाल दिया, ये मत बोलना कि सर ये नई चीज, नो नो नो, इट इज जस्ट ए मिक्सचर बेटे। प्रॉपर्टी वही रहेंगी जो पहले थी पानी की और बाद में भी। क्लियर हुआ? ओके चले फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। इसका बेटे शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहां पर ऐसा नहीं होता है बेटे। हाँ क्या मतलब समझे बेटे? अब मैं आपको पानी दे दिया बेटे मैंने, तो बेटे एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होना शुरू हो जाए सारा पानी, पर मिक्सर में ऐसा नहीं होता बेटे, क्योंकि मिक्सर में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहले वो बॉयल होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो वो शार्प नहीं होता है बेटे। मेरी बात समझे? मैंने मिक्सर में 3 डाल दिया बेटा, A प्लस B प्लस C, तीनों लिक्विड है मान लो, और मैंने इनको बॉयल करना शुरू किया, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो बॉयल होगा, फिर थोड़ा सा जिसका ज्यादा होगा फिर बाद में वो, फिर सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे बाद में बॉयल होगा। तो ये शार्प बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है बेटे। मेरी बात समझे ना? ओके तो बेटे दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज का बेटे लेक्चर आपका यही तक है। तो मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन ये हमने टॉपिक किया। कल बेटे हम टॉपिक करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा पहले। ओके थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।